नमस्कार दोस्तों, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम RSM SSB जेई डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लेके आए जो एग्जाम 2022 में हुई थी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे और इसमें डिटेल्स सॉल्यूशंस के साथ आपको बताया जाएगा। एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगी वो भी हम शेयर करेंगे। तो लेट्स बिगिन अ सेशन विद द सॉइल इंजीनियरिंग। तो आपका सॉइल इंजीनियरिंग से कितने क्वेश्चंस आए थे डिप्लोमा वाले एग्जाम में 2022 में जो कंडक्ट हुई है उसमें क्वेश्चंस आए 9। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई H2O2 is added into soil before performing hydrometer analysis. So पहला है, to prevent clogging of soil particles। क्लॉगिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लॉगिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लॉगिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के लिए हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज करते हैं और सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। क्लियर है ना, हेक्सामेटाफॉस्फेट और सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्पर्सिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिस्पर्सिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। और डिस्पर्सिंग सॉल्यूशन में हम लोग कैसे बनाएंगे, 100 ml ऑफ H2A2 लेते हैं फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। तो आपका जब H2O2 क्या करता है, हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करता है हमारा। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइड्रोमीटर एनालिसिस में क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंटेंट। हाइड्रोमीटर एनालिसिस में H2O2 का मेन फंक्शन क्या है, तो क्या करता है, टू रिमूव द ऑर्गेनिक कंटेंट। एक ऑप्शन है एज ए डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्सिंग एजेंट हम लोग डिस्पर्सिंग एजेंट के तौर पे H2O2 को यूज नहीं करते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट के तौर पे H2O2 को यूज नहीं करते हैं। क्लियर है ना। बेसिकली जो आपका डिस्पर्सन सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग क्लॉगिंग को रिमूव करने के लिए, जैसे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं, फिर उसमें 900 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, सो डैट कि आपका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन जाए कैसा बन जाए, 1000 ml। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्स सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो बेसिकली आपका बेसिकली आपका जो सस्पेंशन फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस बनाते हैं सस्पेंशन फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो हम बनाते हैं, सस्पेंशन फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो हम बनाते हैं, ये किस IS कोड में डिफाइंड है। ये IS कोड जिसमें डिफाइंड है उसको बोलते हैं IS कोड 2720 पार्ट 4। पार्ट 4। अब आपका इसमें क्या होता है हमारा, जो हम लोग H2O2 डालते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो क्यों डालते हैं, ये हम लोग लेते हैं क्यों ये हम लोग लेते हैं, ऐसे तो लेते हैं 100 ml ऑफ H2O2 लेते हैं फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉइल फॉर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। ध्यान रखिएगा, इसको जब हम हीट करेंगे ऐड करके वाटर में, तो आपका टेम्परेचर जो होगा वो कभी भी 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंश्योर दैट, है ना। और आपका जो H2O2 होगा हमारा, that will cause oxidation of, that will cause what, that will cause oxidation of organic matter, that will cause oxidation of organic matter and gas is liberated, and gas is liberated, got it। अब ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर आपका गैस नहीं आता इसमें से तो मिक्सचर को बॉइल्ड करते हैं टू डिकम्पोज द रिमेनिंग H2O2।
remember these things. When no more gas comes out, when no more gas comes out, the remaining mixture is boiled. The remaining mixture is boiled. The remaining mixture is boiled. रिमेनिंग मिक्सचर को बॉइल्ड करते हैं हम लोग कैसे? टू बॉइल टू डिकम्पोज द रिमेनिंग, रिमेनिंग नहीं लगाओ, मिक्सचर ही लगा दो, सबसे बढ़िया मिक्सचर ही लगा दो. मिक्सचर इज बॉइल्ड टू डिकम्पोज, टू डिकम्पोज द रिमेनिंग H2O2. रिमेनिंग H2O2. अब आता है हमारा, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कैल्शियम कंपाउंड्स रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है? अगर आपको कैल्शियम कंपाउंड्स रिमूव करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा. फॉर रिमूविंग कैल्शियम कंपाउंड्स, फॉर रिमूविंग कैल्शियम कंपाउंड्स, अगर आपको कैल्शियम कंपाउंड्स रिमूव करना है तो हम लोग 0.2 नॉर्मलिटी HCl ऐड करते हैं. इज एडेड एट द रेट ऑफ, is added at the rate of 100 ml for every 100 gram of soil to ensure to yeah, for soil, for soil. ठीक है ना? अब इतना के बाद क्या करेंगे, जो आपका मिक्सचर है, जो बन रहा है मिक्सचर, ऐड करने के बाद उसको फिल्टर्ड करते हैं. जो मिक्सचर ले लेते हैं और मिक्सचर को किससे फिल्टर करते हैं? एक फिल्टर साइज से. फिल्टर करने के बाद जो मटेरियल्स बच गया, फिल्टर करने के पास उसके ऊपर जो मटेरियल बच गया, उसको क्या करेंगे? वॉश करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से. वॉश्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर, वॉश्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर. और जब तक कि एसिड फ्री ना हो, टिल इट इज एसिड फ्री, टिल इट इज एसिड फ्री. ठीक है ना? उसके बाद इसको एक इवेपोरेटिंग डिश में लेंगे. किसमें लेंगे? इवेपोरेटिंग डिश में लेंगे. डैम सॉइल को इवेपोरेटिंग डिश में लेंगे. और इवेपोरेटिंग डिश में रखने के बाद इसको क्या करेंगे? ओवन ड्राई करेंगे. कब तक? जब तक कि कांस्टेंट मास ना हो जाए. कब तक? जब तक कि कांस्टेंट मास ना हो जाए. कांस्टेंट मास आते ही ड्राई क्या करेंगे? छोड़ देंगे. ड्राई हम लोग नहीं करेंगे फिर. ठीक है ना? अब बात आता है हमारा टू प्रिवेंट क्लॉगिंग. क्या बात आता है हमारा? टू प्रिवेंट क्लॉगिंग. क्या आता है हमारा? टू प्रिवेंट क्लॉगिंग, टू प्रिवेंट क्लॉगिंग, टू प्रिवेंट क्लॉगिंग. टू प्रिवेंट क्लॉगिंग. अगर मैं बात करता हूं टू प्रिवेंट क्लॉगिंग को का, तो यहां लेते हैं हम लोग 33 ग्राम ऑफ हेक्सामेटाफॉस्फेट. हेक्सामेटाफॉस्फेट. और 7 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. और ये आपका डिस्पर्सन सॉल्यूशन रहेगा. और ये इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम होना चाहिए 100 ml. और इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या? 900 ml
डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो ये आपका क्या देगा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद जो आपका सॉयल मिल, जो सॉयल आपने इवोपरेटिंग टेस्ट में ऑब्टेन किया है, उसको इसी डिस्पर्सिंग सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन, ठीक है ना, कौन सा डिस्पर्सिंग सॉल्यूशन, 1 लीटर वाला, उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं 10 मिनट तक। और इस पे ही क्या करते हैं, फिर सीव एनालिसिस करेंगे और हाइड्रोमीटर एनालिसिस करेंगे। सो आई होप यू हैव गॉट दिस। सो आपका आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ, हाँ क्या क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ, आपका जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर आएगा टू रिमूव द ऑर्गेनिक कंटेंट। अब देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा ध्यान से, ये अब आपका क्या आ रहा है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ड्राई सैंड स्पेसिमेन was tested, a dry sand specimen was tested, a dry sand specimen was tested, यार पेज आगे मूव कर गया, मैं पीछे ला रहा हूँ पेज। हाँ, a dry sand specimen was tested in a triaxial machine with the sail pressure of 50 kPa, diameter stress at the failure was 100 kPa, angle of shearing resistance। सबसे समझिए एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस क्या होता है, ये क्या पूछ रहा है एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस। आपको पता है कि जो शेयर स्ट्रेंथ होता है हमारा, वो दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। आपका एक कोहेजन हो गया, एक हमारा हो गया फाई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, बिटवीन द पार्टिकल। और ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होता है, ये डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल स्ट्रेस पे। इस पे डिपेंड करता है नॉर्मल स्ट्रेस पे। और ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बात करता हूँ मोर कूलम क्राइटेरिया का, अरे क्या मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ मोर कूलम क्राइटेरिया, अगर मैं बात करता हूँ मोर कूलम क्राइटेरिया का, σ1 इज इक्वल टू σ3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर रहा हूँ तो सी डैश tan 45 डिग्री प्लस 5 डैश/2। और अगर मैं एट द फेलियर की बात करता हूँ, एट द फेलियर क्या बात करूंगा, एट द फेलियर इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस। तो ऑब्वियसली सी बात है, σ1f क्या आया, F stands for failure, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2
प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि c क्या है आपका, जीरो। क्यों c आपका जीरो है, क्योंकि क्या दिया हुआ है, ड्राई सैंड, कोइजनलेस सैंड, क्या दिया हुआ है, ड्राई सैंड। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं, आपको पता है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, n5। n5 को क्या बोलते हैं, फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फ्लो रेशियो। अब आपका देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये आपका सिग्मा 1f है, डेट इज सिग्मा c प्लस सिग्मा d। और सिग्मा d कौन सा स्ट्रेस है, डेविएटर स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है, डेविएटर स्ट्रेस। और आपका ये क्या है, सिग्मा 3f, दैट्स इक्वल टू सिग्मा c। तो क्या बोलते हैं हम लोग, सेल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल प्रेशर। जैसे आप देखिएगा, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका एलिवेशन, तो आपका एलिवेशन में क्या आएगा हमारा, ये आपका ये ठीक है ना, सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी। और आपका इधर से इधर से इधर से इधर से सिग्मा सी। ये क्या रहा आपका एलिवेशन। और प्लान में अगर देखेंगे हम बात, अगर मैं बात करता हूँ किस पे का, प्लान की बात करता हूँ अगर मैं, तो ये आपका क्या है, ये क्या है आपका प्लान। सेल प्रेशर ऐसे ही काम करता है। क्या है, सिग्मा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, आपका जो इक्वेशन आया हमारा, इक्वेशन जो आया हमारा वो क्या है, इक्वेशन, इक्वेशन जो आया क्या आया, इक्वेशन जो आया हमारा वो आया सिग्मा 1f, सॉरी सिग्मा 1f इज इक्वल टू सिग्मा 3f tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस प्लस 5/2। तो आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा 3f 1 प्लस sin 5 अपॉन 1 - sin 5। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, sin 5 इज इक्वल टू सिग्मा 1f माइनस सिग्मा 3f अपॉन सिग्मा 1f प्लस सिग्मा 3f। ये जो आपका चीज है, ये एक तरह से क्या है, सिग्मा डी है, डेविएटर स्ट्रेस है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। Okay? इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, sin 5 क्या आ जाएगा, 150 - 50 डिवाइड बाई 150 + 50। तो दैट्स इक्वल टू 50 डिवाइड बाई, सॉरी 100 डिवाइड बाई 200। तो इट्स इक्वल टू 1/2। तो 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री।
पाई कितना आया हमारा, पाई आ गया हमारा 30 डिग्री। पाई कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। आंसर क्या आया हमारा ए। आंसर क्या आया हमारा, आंसर है हमारा ए। चलिए अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेसेज एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड आर रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आगे बढ़ गया था। अब देखिए मान लेते हैं हमारा ये क्या है, हमारा पॉन्ड है। पॉन्ड में तो हमारा बस पानी होगा। ये क्या होगा 3 मीटर, और ये क्या है पॉन्ड। अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा एक्स एक्स टोटल स्ट्रेस, तो वो क्या होता है सेक्शन के ऊपर जो ओवरलाइंग वेट है या सुपर इम्पोज लोड है। यहाँ तो ओवरलाइंग वेट क्या है हमारा वाटर है, तो उसका सेल्फ वेट क्या होगा गामा डब्ल्यू इंटू 3, दैट्स इक्वल टू 0.1 इंटू 3, तो 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं 0.0 kg/cm³ ले लिया हूँ। और u जो होगा हमारा वो भी सेम आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू 3। तो दोनों आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो आपका सिग्मा डैश जो हो गया वो सिग्मा माइनस यू दैट्स इक्वल टू। अब इस बात का समझिएगा कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, वो आ रहा है हमारा टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस, और ये क्या आ रहा है हमारा सी, क्या आ रहा है हमारा सी। अब समझिएगा मेरी बात को एकदम गौर से समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ये वाटर है, क्या हमारा ये वाटर है, और ये आपका क्या है ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर है, ग्राउंड लेवल के ऊपर वाटर। डेट मीन्स ये मान लेते हैं वाटर का क्या है हमारा पोजीशन 1। ये मान लेते हैं क्या हमारा पोजीशन, क्या हम ये मान लेते हैं ये क्या है पोजीशन 3। अगर मैं कोई सेक्शन ग्राउंड सरफेस के ऊपर ले रहा हूं, अगर मैं कोई सेक्शन ग्राउंड सरफेस के ऊपर ले रहा हूं, तो इस पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है 0। इसका मतलब कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इफेक्टिव स्ट्रेस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू fluctuations of water table, due to fluctuations of water table, if water table is above ground level, above ground level। ठीक है ना, ये एक तरह से क्या हमका एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्या बोल रहा है नेक्स्ट। बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन है द अनड्रेन्ड shear strength of soft clays can be determined in laboratory।
अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले जो होता है हमारा, वो वेन शियर टेस्ट से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट क्ले कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट, ध्यान रखिएगा इस बात का। कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट। सो आपका जो वेन शियर टेस्ट है, इसके अलावा हम लोग आपका आप अनडिस्टर्ब्ड सॉइल का, हम लोग सॉफ्ट क्ले का डायरेक्ट शियर टेस्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ये प्रेफरेबल नहीं होता है, जो इसलिए हम लोग बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या देंगे, वेन शियर टेस्ट। क्योंकि आपका यूयू टेस्ट, सीयू टेस्ट और सीडी टेस्ट, तीनों टेस्ट के लिए डायरेक्ट शियर टेस्ट क्या हमारा पॉसिबल है। अगर आपका वही सीयू टेस्ट होगा, अनट्रेंड होगा, तो हम लोग परफोरेटेड ग्रिड्स यूज करते हैं। हम लोग कहाँ, हम लोग यूज करते हैं बेस पे। कहाँ यूज करते हैं, बेस पे। डेट मीन्स हम लोग अनट्रेंड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर समय प्लेन ग्रिड्स की जगह पे क्या यूज करेंगे, परफोरेटेड ग्रिड्स। क्या यूज करेंगे, परफोरेटेड ग्रिड्स। तो इसलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या देंगे हम लोग, बेस्ट पॉसिबल आंसर देंगे हम लोग वेन शियर टेस्ट। सो बेसिकली जो आपका डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट जो होता है हमारा, ये IS कोड 2720 पार्ट 13 1986 के द्वारा प्रिस्क्राइब रिकमेंडेड है। और ये हमारा यूज होता है फॉर अनडिस्टर्ब्ड सॉइल और कंपैक्टेड एंड रिमोल्डेड सॉइल, और कंपैक्टेड एंड रिमोल्डेड सॉइल, एंड रिमोल्डेड सॉइल। हम लोग यहाँ बॉक्स लेते हैं और बॉक्स के लोअर हाफ में बेस प्लेट रखते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स लेते हैं और बॉक्स के लोअर हाफ में क्या यूज करते हैं, हम लोग बेस प्लेट रखते हैं। और पोरस स्टोन भी रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग, पोरस स्टोन। ठीक है, पोरस स्टोन। और फिर ध्यान रखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इफ अनड्रेन्ड टेस्ट इज परफॉर्मिंग, अगर आप अनड्रेन्ड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यूज परफोरेटेड ग्रिड्स, यूज परफोरेटेड ग्रिड्स इंस्टेड ऑफ प्लेन ग्रिड्स, इंस्टेड ऑफ प्लेन ग्रिड्स, रिमेंबर, इंस्टेड ऑफ प्लेन ग्रिड्स। ठीक है ना। और साथ साथ जो आपका डायरेक्ट शियर टेस्ट है हमारा, ये आपका यू टेस्ट हो गया, सीयू टेस्ट हो गया और सीडी टेस्ट हो गया, तीनों के लिए यूज होता है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन डैट कि जो आपका यूयू टेस्ट होगा हमारा, यहाँ क्या यूज करेंगे हम लोग, प्लेन ग्रिड्स आर यूज्ड। क्या यूज करेंगे हम लोग, प्लेन ग्रिड्स आर यूज्ड। और यहाँ जो सैंपल होता है रैपिडली शियर होता है, एंड द सैंपल इज, क्योंकि यहाँ जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस के बाद, फुल नॉर्मल स्ट्रेस के बाद कंसोलिडेशन करते हैं, और कंसोलिडेशन जब करेंगे तो सैंपल जो होगा हमारा, दैट इज शियर्ड रैपिडली, दैट इज शियर्ड रैपिडली, ध्यान रखिएगा, दैट इज शियर्ड रैपिडली। वही अगर अपन यू टेस्ट करेंगे, तो यहाँ आपका परफोरेटेड ग्रिड्स लेंगे, परफोरेटेड ग्रिड्स आर यूज्ड। और आपका शेयरिंग जो होता है हमारा, दैट इज डन आफ्टर 5 to 10 minutes, आफ्टर 5 to 10 minutes after the completion of consolidation, after the completion of consolidation। ठीक है। और जो सीडी टेस्ट होता है हमारा, में क्या होता है, उसमें ये होता है हमारा
shearing is done slowly. क्या करते हैं हम लोग इसको slowly करते हैं so that excess pore water pressure is dissipated, so that excess pore water pressure is dissipated. Excess pore water pressure is dissipated. ठीक है ना? आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं सीडी टेस्ट की बात करता हूं किसके लिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए, और एक बात करता हूं किसके लिए, कोहेसिव सॉइल। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मैं कोहेजनलेस सॉइल बोलता हूं हमारा, तो यहाँ आपका टाइम जो लगेगा फ्यू आवर्स तक, और यहाँ टाइम आपका लगभग 2 to 5 डेज लगता है, क्योंकि ड्रेनेज ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर विल टेक टाइम। ऑल राइट, तो अब आते हैं हम लोग, अब एक बात अब ध्यान रखिएगा इस बात का, जो डायरेक्ट शीयर टेस्ट होता है हमारा, क्या हमारा जो डायरेक्ट शीयर टेस्ट होता है हमारा, दैट कैन बी, so we can say that direct shear test direct shear test that's generally on cohesionalist generally performed on that's generally performed on cohesionalist soil as CD test. As CD test, and it's occasionally used to determine occasionally used to determine the strength parameters. Strength parameters of silt and clay under unconsolidated, undrained, under you यूट कर दो, अंडर अन ओहो, अंडर पूरा लिख लेते हैं, अंडर unconsolidated, undrained, under unconsolidated, undrained and consolidated drained state, and consolidated drained conditions, and consolidated drained conditions. क्लियर है? आप समझिएगा ध्यान से, जो आपका वेन शीयर, जो हाँ लिख दे रहा हूं, जो आपका वेन शीयर टेस्ट होता है हमारा, दिस इज गिवन बाय IS 2720 पार्ट XXX 1980। ठीक है ना, 30 भी बोल सकते हैं हम लोग। बेसिकली ये क्या करता है, ये क्या करता है, इट डिटरमाइन द अनड्रेन्ड, इट डिटरमाइन द अनड्रेन्ड shear strength of soft clay, undrained shear strength of soft clay, and it can be conducted, it can be conducted in the field on the soil, on the soil at the bottom of borehole.
एंड ध्यान रखिएगा, विदाउट ड्रिलिंग भी इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? पेनिट्रेशन करेंगे वेन का। इट कैन बी डन बाय it can be done by direct penetration of the vein from the ground surface, from the ground surface। ठीक है ना? इसके लिए इंश्योर करना है कि आप स्ट्रॉन्ग शू प्रोवाइड कर रहे हैं बेस के नीचे। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका ट्राइएक्सियल। ट्राइएक्सियल टेस्ट हम लोग अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए प्रेफर करते हैं, बट इट कैन बी परफॉर्म्ड फॉर all types of soil under different drainage conditions, that is UUCUCD, different drainage conditions, under different drainage conditions। है ना? चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5, इन ड्राई स्टेट ऑफ सॉइल मास श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू। बेसिकली श्रिंकेज रेशियो जो होता है हमारा, वो क्या होता है? V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 अपॉन करस्पॉन्डिंग चेंजिंग वाटर कंटेंट। अब आपका जो V1 है हमारा, वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W1 है। V2 हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W2 है। और VD क्या हमारा? वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मैं बोलता हूँ कि आपका, एक मैं ओरिजिनल स्टेट लेता हूँ और एक लेता हूँ वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। तो अगर मैं V2 बोलता हूँ कि VD है, दैट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो श्रिंकेज रेशियो जो होगा हमारा, वो क्या होगा? V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100 अपॉन W1 माइनस WS। ठीक है ना? तो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है हमारा? वो होता है रो डी अपॉन रो एम। तो अगर आपका ड्राई सॉइल मास होगा, तो रो डी इज इक्वल टू टोटल रो अपॉन रो एम नहीं, रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू, दैट्स इक्वल टू रो अपॉन रो डब्ल्यू। इसके लिए ड्राई सॉइल मास के लिए ड्राई सॉइल मास। so we can say that it's equal to GM for dry soil mass, dry soil। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब समझिए ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, इसको भी हम समझाते हैं। पहले समझते हैं श्रिंकेज लिमिट। अगर मैं श्रिंकेज लिमिट की बात करता हूं, तो वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट जो होता है हमारा, वो होता है 1 अपॉन श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 अपॉन GS। अगर आपका ड्राई सॉइल मास होगा, तो 1 अपॉन श्रिंकेज रेशियो क्या हो जाएगा? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 अपॉन GS। ये किसके लिए? फॉर ड्राई सॉइल मास, फॉर ड्राई सॉइल। ध्यान रखेंगे इस बात का, जो GM है आपका, जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्या है हमारा? क्या है हमारा? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको हम लोग एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, और साथ साथ बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि अब आपका जो GM होता है आपका, वो वेरी वेरी ग्रेटर लेस देन GS होता है। ठीक है ना? एक टर्म आ रहा है हमारा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या टर्म आ रहा है? ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेसिकली एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है हमारा?
एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है हमारा? एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर मैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूंगा तो जी ए आएगा। तो जी ए क्या होता है हमारा? रो एस ए एब्सोल्यूट अपॉन रो डब्ल्यू। अब समझिएगा कि रो डेंसिटी ऑफ एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। तो बेसिकली आपका जो एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स है जनाब, इसको अब आपका सॉलिड्स है, ठीक है ना। तो जो वाइड्स होता है ना, ये वाइड्स जो होता है हमारा दो तरह का होता है, परमिएबल और क्या होता है हमारा? इम्परमिएबल। और क्या होता है हमारा? इम्परमिएबल होता है। जो वाइड्स हमारा दो तरह का होता है सॉलिड, एक होता है परमिएबल और इम्परमिएबल। हम इम्परमिएबल वाइड्स को जनरली सॉइल मैकेनिक्स में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ सॉइल विदाउट परमिएबल एज वेल एज इम्परमिएबल वाइड्स, परमिएबल प्लस इम्परमिएबल वाइड्स, इम्परमिएबल वाइड्स, इम्परमिएबल वाइड्स, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? Absolute density of solids. That means your volume of the solids is not is considered without permeable as well as impermeable voids, without permeable as well as impermeable voids। ध्यान रखिएगा इस बात का, without permeable as well as impermeable voids, as well as impermeable voids। आप जो जीएस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं आप लोग? जो आप लोग पढ़ते हैं सॉयल मैकेनिक्स में, सॉयल मैकेनिक्स में जो पढ़ते हैं आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, क्या पढ़ते हैं आप लोग? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स जो पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स जो पढ़ते हैं, इसमें इम्परमेबल वाइड्स को हम लोग सॉलिड्स का पार्ट मानते हैं। हेयर impermeable voids are considered as the part of solids, considered as the part of solids, part of solids मानते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं हम लोग। The solids which plot above the A line in the plasticity chart and have liquid limit 55%, known as। आपको पता है प्लास्टिसिटी चार्ट से ऊपर होने पे क्ले कंसीडर करते हैं, और 35 से कम रहा तो लो कंप्रेसिबिलिटी, 35 से 50 रहा तो हाई, और 50 से ऊपर सॉरी 35 से 50 रहा तो हमारा इंटरमीडिएट, और 50 से ऊपर रहा तो हमारा हाई। तो क्या होगा हमारा? ये जो आंसर आएगा हमारा क्या होगा? 55% है और ऊपर है हमारा, क्या है हमारा? ऊपर है। सो वी कैन से दैट दिस इज आंसर इज हाईली कंप्रेसिबल क्ले। तो अगर आप देखिएगा तो इसका जो हमारा का जो लाइनिंग लाइनिंग होता है हमारा, देखिए ध्यान से, ये आपका ये आपका क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लाइन, एंड इट्स इक्वेशन इज IP is equal to 0.73 वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट -20। मैं यू लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, प्रीवियस ईयर, आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ RSMSSP। तो आप कॉन्सेप्ट वीडियोज में देखेंगे यू लाइन ए लाइन क्या होता है। ये आपका क्या है? IP है परसेंटेज में, और ये क्या है? वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। तो आप क्या देखेंगे? अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात कर अगर मैं बात करता हूँ
पे मैं ये देखेंगे आप, ये आपका शेडेड एरिया है, इसका हमारा क्या होता है, IP 4 to 7% लाई करता है, और यहाँ डुअल सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डुअल सिंबल यूज करते हैं। तो लेट्स सी हियर, लेट्स सी हियर, नाउ सी हियर। अब आपका क्या है दोस्त, ये 35% हो गया हमारा, और ये क्या रहा हमारा, 50% रहा। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ, तो ये आपका क्या होता है, CL होता है, CI होता है, और ये CH होता है, और नीचे हमारा सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल होता है हमारा। तो यहाँ CH होगा हमारा, सो आंसर क्या रहा हमारा, आंसर क्या होगा, हाई कंप्रेसिबल क्ले। लो कंप्रेसिबल क्ले कब होता है, जब 35% से कम होता है। लोअर कंप्रेसिबल सिल्ट और हायर हायर कंप्रेसिबल सिल्ट कब होता है, जब वो ए लाइन से नीचे होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू डिजाइन ऑफ ग्रेडेड फिल्टर। इनकरेक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट है, टू अवॉइड सेग्रीगेशन, टू अवॉइड सेग्रीगेशन फिल्टर शुड कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ साइज लार्जर देन 25 mm। पहला ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। नॉट साइज ऑफ साइज नॉट लार्जर देन 25 mm होता है, तो पहला हमारा मिल गया फॉल्स। सेकेंड सही है हमारा, फॉर प्रॉपर वर्किंग फिल्टर पार्टिकल शुड मटेरियल शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ फाइंस पासिंग 75 माइक्रोन, या 0.0074 mm, या 200 नंबर ISC बोल सकते हैं हम लोग। तो थर्ड क्या है, मटेरियल ऑफ द लास्ट लेयर शुड बी कोर्स इनफ नॉट टू बी कैरिड अवे थ्रू द ओपनिंग्स ऑफ द परफोरेटेड पाइप्स, ऑफ द परफोरेटेड पाइप्स। और फोर्थ बोल रहा है, नन ऑफ द अबव। क्या बोल रहा है हमारा, नन ऑफ द अबव। ये देखिएगा आपका, ये क्या बोल रहा है आपका, नन ऑफ द अबव। देखिएगा ध्यान से, अब देखिए, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या आया, ए। इस पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे आप। अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करूंगा, तो सबसे पहले ग्रेडेड फिल्टर यूज क्यों करते हैं। बेसिकली आपका, अगर आपका फ्लो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या है आपका, अगर आपका फ्लो कॉन्सेंट्रेटेड है, या आपका क्या है, अपवार्ड सीपेज है, क्या है आपका, अपवार्ड सीपेज है, उस केस में चांसेज ऑफ, उस केस में चांसेज ऑफ पाइपिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पाइपिंग वुड बी मोर, तो अपस्ट्रीम की तरफ प्रोग्रेस करेगा, और कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो सकता है, वुड बी। सो जनरली इसका चांस किस में ज्यादा होता है, सैंड और सिल्ट में क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। सो हम लोग इस पाइपिंग को कम करने के लिए, इस पाइपिंग को कम करने के लिए, टू रिड्यूस दिस टू रिड्यूस दिस probability of piping occur, probability of piping to occur, probability of piping to occur, to reduce this probability of piping to occur, what I will get this, we can say that आप इसमें क्या करेंगे, इसमें कंट्रोल ऑफ सीपेज कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ सीपेज एंड सीपेज फोर्सेज, एंड सीपेज फोर्सेज, ठीक है ना। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कट ऑफ वॉल्स यूज करते हैं, सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज यूज करते हैं डाउन स्ट्रीम एंड पे, ठीक है ना। और सेकंड क्या है हमारा, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्टर्स, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्टर्स। अब जो प्रोटेक्टिव फिल्टर्स है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोटेक्टिव फिल्टर्स है हमारा, दिस प्रिवेंट्स इरोजन,
दिस प्रिवेंट्स इरोजन and reduces uplift pressure and reduces uplift pressures and reduces uplift pressure and reduces uplift pressure. तो अगर मैं डिजाइन ऑफ ग्रेडेड फिल्टर बोलूंगा या इन्वर्टेड फिल्टर बोलूंगा कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है उस डायरेक्शन में जो आपका फिल्टर का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो रिड्यूस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, वो आपका रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ऊपर से नीचे फ्लो आ रहा है हमारा, तो आपका सबसे नीचे क्या होगा, फिल्टर बेस मटेरियल से ऊपर फिल्टर का साइज ज़्यादा होगा, उसके ऊपर कम होगा और उसके ऊपर कम होगा। सो जो प्रेसीडिंग फिल्टर होता है वो अगले फिल्टर जो उसके ऊपर है, ठीक है ना, उसके लिए वो बेस मटेरियल काम करता है। मतलब कहने का कि अगर आपका ये बेस सॉइल है, तो इसके ऊपर अगर आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसे है तो इसके ऊपर हम क्या देंगे, फिल्टर साइज ज़्यादा रखेंगे। फिर इसके ऊपर क्या रखेंगे, कम रखेंगे। तो इसके ऊपर और कम रखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो में हमारा इंक्रीज कर रहा है। जो जो प्रेसिडिंग फिल्टर है वो अगले के लिए क्या काम कर रहा है, बेस मटेरियल का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो दैट व्हाट आई विल से दैट design for the design of filter graded filter, that for the design of graded filter, the filter materials, the filter material that should be coarse enough, that should be coarse enough so that percolating water, so that percolating water moves easily, percolating water moves easily without any built up of water pressuring the filter, water pressure in the filter। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, फ्री ड्रेनेज, ड्रेनेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका मतलब, फ्री ड्रेनेज होना चाहिए। ठीक है ना, फ्री ड्रेनेज होना चाहिए। और साथ साथ जो आपका ग्रेजुएशन, साथ साथ हम ये भी बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, जो आपका ग्रेजुएशन कर्व होता है हमारा फिल्टर मटेरियल, फिलर मटेरियल का, सॉरी फिल्टर मटेरियल का ग्रेजुएशन कर्व ऑफ फिल्टर मटेरियल, वो आपका रिप्रेजेंट करना चाहिए बेस मटेरियल को ही। वी कैन से दैट बोथ कर्व शुड बी रफली पैरेलल टू ईच अदर, शुड बी roughly parallel to each other. Both graduation curve of filter material should be roughly parallel to each other. Roughly parallel to each other. है ना, sorry not roughly parallel to each other, should be roughly parallel to that of base material, parallel to that of base material। है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब क्या बोल रहा है हमारा, अब आपका जो फ्री ड्रेनेज के लिए आपका ये पाया गया है प्रैक्टिकली कि फॉर फ्री ड्रेनेज K of filter that should be greater than equal to 25 of K of soil। और जिस सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सॉइल टू बी प्रोटेक्टेड, उसको हम लोग बोलेंगे बेस मटेरियल। सॉइल टू बी प्रोटेक्टेड को बेस मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस मटेरियल बोलते हैं। तो जो परमेबिलिटी होता है एक तरह से वो पार्टिकल साइज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना।
अप्रोक्सीमेटली। तो आप क्या बोलेंगे कि D15 फिल्टर अपॉन D15 base material, that should be greater than what? 5. That should be greater than equal to 5. That should be greater than equal to 5. है ना? So we can say that for प्रॉपर वर्किंग के लिए जो फिलर मटेरियल होगा उसमें 5% ऑफ फाइंस जो 25 माइक्रोन से पास कर रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द फिल्टर मटेरियल the the material for proper working proper working the filter material should not contain should not contain more than about 5% of the fines passing number 200 sieve, that's equal to 0.074 mm, 0.075 भी बोल सकते हैं, and the fine should be cohesionalis, and the fines should be cohesionalis. है ना? नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो जो आपका हाँ देखिए नेक्स्ट को आप सेकंड कर लीजिए और इसको आप थर्ड। सो जो फिल्टर होगा हमारा दैट शुड बी फाइन इनफ कि आपका वो वॉश करते समय रिमूव ना हो जाए, ठीक है ना? द फिल्टर द फिल्टर should be fine enough that the soil particles of the base material of the base material जो होगा हमारा that are not passed through the filter, that are not passed through the filter, ठीक है ना? सो बेसिकली द अगर आपका प्रोटेक्टेड फिल्टर कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, अगर उसमें लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सैंड रहता है, सॉरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेवल्स रहता है, तो फिल्टर्स को इस तरह से डिजाइन करते हैं दैट इज डिजाइन इज बेस्ड ऑन द ग्रेजुएशन कर्व, ठीक है ना? ग्रेजुएशन कर्व दैट इज बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द ग्रेजुएशन कर्व, ठीक है ना? तो राइट डाउन दैट्स अ नोट when the protected soil contains a large percentage of gravels, the filters should be designed on the basis of graduation curve, on the basis of graduation curve,
on the basis of graduation curve of the portion to the material, है ना, on the basis of graduation curve of the portion to the materials, portion to the materials, कौन सा material which is finer than, is finer than 25 mmc, finer than 25 mmc, got it। तो बेसिकली अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या पाया गया है कि आपका ये देखिए, ये आपका ये थोड़ा ऐसे कर्व, एक्चुअल कर्व होगा, है ना। यहाँ जो यहाँ क्या है, जैसे मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, स्मॉलर ग्रेन्स और आपका ये क्या है, लार्जर ग्रेन। सो ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि आपका फिल्टर है, फिल्टर के ऊपर जो आपका सॉइल पार्टिकल्स है, बड़ा बड़ा सॉइल पार्टिकल्स क्या होगा हमारा, रिटेन होगा। और ये बड़ा सॉइल पार्टिकल्स का जो वॉइड्स है उसके लिए जो इनकमिंग इनकमिंग वाटर में जो सॉइल है, डेट मीन इनकमिंग जो सॉइल है, उस इनकमिंग सॉइल का फाइनर पार्टिकल्स क्या होगा, रिटेन होगा। फाइनर पार्टिकल्स क्या होगा, रिटेन होगा। उस इनकमिंग सॉइल का फाइनर पार्टिकल्स क्या होगा, रिटेन होगा। क्या होगा, रिटेन होगा। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि ये आपका है और ये आपका क्या है, बड़ा बड़ा क्या है, हमारा सॉइल है, और इस सॉइल के ऊपर फाइनल पार्टिकल्स रिटेन है। मतलब इसके लिए ये क्या है, जो ये क्या है, एक तरह से बेस मटेरियल है। ये क्या है हमारा, बेस मटेरियल है। और ये आपका क्या है, बेस मटेरियल, है ना। तो और हम फ्लो कैसे देख रहे हैं, फ्लो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिल्टर है हमारा, उस फिल्टर के लिए अगला जो हमारा इनकमिंग वाटर सॉइल है, वाटर में जो सॉइल है हमारा, डेट्स रिटेन, वाटर में सॉइल मतलब फ्लो, जो फ्लो हो रहा है वाटर विद द सॉइल, है ना, डेट्स रिटेनिंग ऑन दिस फाइनल मटेरियल्स। इसके ऊपर भी जो होगा हमारा वो भी क्या होगा, वो और छोटा पार्टिकल्स इस पर रिटेन होगा। मतलब इसके लिए क्या है हमारा, ये क्या है, बेस मटेरियल है। तो हम क्या बोलेंगे, एक तरह से कि पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि जो 15% कोर्सर पार्टिकल्स होता है, क्या हमारा 15% जो कोर्सर पार्टिकल्स होता है वो रिटेन कर जाएगा बड़े पे। क्या हो जाएगा, रिटेन कर जाएगा किस पे, बड़े पे, सॉरी, इस पे रिटेन कर जाएगा किस पे, बड़े पे, है ना, रिटेन कर जाएगा बड़े पे। अगर मैं बोलता हूँ कि 15, क्या मैं बोलता हूँ कि 15% रिटेन कर गया बड़े, बड़े वाले जो सॉइल का पार्टिकल्स है उस पे, इनकमिंग सॉइल का 15%, इसका मतलब एक तरह से वो 15% मतलब क्या हुआ कि वो डी जो बेस मटेरियल है उसका D85 को शो कर रहा है। बेस मटेरियल के D85 को शो कर रहा है, D85 ऑफ बेस मटेरियल उसको शो कर रहा है, ठीक है ना।
D85 ऑफ बेस मटेरियल को शो कर रहा है कि 15% कोर्स मटेरियल रिटेन कर जा रहा है, 85% फाइन, 85% क्या हो रहा है, पास कर जा रहा है उस बड़े पार्टिकल से। तो जो D60 होता है मतलब क्या बोलता है कि D60 का वैल्यू इस तरह से है कि 60% पार्टिकल्स क्या होगा, पास कर जाएगा। तो अगर इसमें 15% रिटेन कर रहा है मतलब 85% बेस मटेरियल का पास कर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो D85 और बेस मटेरियल को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइज ऑफ ओपनिंग है, द साइज ऑफ जो ओपनिंग है हमारा, वो साइज ऑफ ओपनिंग इस तरह से है कि वो आपका हर समय D85 ऑफ द सॉइल या बेस मटेरियल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये पाया गया है कि साइज ऑफ ओपनिंग कैसा होना चाहिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, वो D15 ऑफ फिलर मटेरियल जो है उसका 1/5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। इसका मतलब जो अभी हमने ये ड्राइव यहाँ जो हमने अभी निकाला है, D15 फिलर अपॉन D15 बेस मटेरियल, D15 फिलर अपॉन D15 बेस मटेरियल जो हमने निकाला है ना, यहाँ देखिए ये निकाला है इस इक्वेशन से। और हमारा जो एक और इक्वेशन है, उस दोनों इक्वेशन से अगर हम निकालते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम क्या पाएंगे कि D15 फिलर सॉरी फिल्टर अपॉन D85 बेस प्लस एक और D15 जो इसको पहले निकाले हैं लेस देन 5 टाइम्स ऑफ, ये तो बात बराबर ही है ना। सो दैट्स इज लेस देन 5, लेस देन D15 फिल्टर अपॉन D15 बेस, है ना। ये एक रहा आपका एक, ये एक रिजल्ट आया आपका, ये क्या आया आपका, एक रिजल्ट आया आपका, ये आपका आया एक रिजल्ट, ये आपका आया एक रिजल्ट। ठीक है। सो 4 of 5 देखिए ये क्या बोलता है, द बोलता है कि जो लास्ट लेयर होगा वो इतना कोर्स होना चाहिए कि आपका जो, it says that the material of the last layer should be coarse enough not to be carried away। वो ऐसा नहीं है कि आपका जो परफोरेटेड ड्रेनेज पाइप का ओपनिंग है उससे वो कोर्स मटेरियल क्या कर जाए, पास कर जाए, कोर्स मटेरियल उससे क्या कर जाए, कोर्स मटेरियल उससे पास कर जाए। सो द मटेरियल ऑफ द last layer should be coarse enough, should be coarse enough not to be carried away through, not to be carried away through the openings of the, through the openings of the perforated drainage pipes, of the perforated drainage pipes if provided, if provided। तो मैं क्या देखूंगा यहाँ, क्या देख रहा हूँ कि आपका D85 फिल्टर अपॉन डी डायमीटर ऑफ होल, अपॉन डायमीटर ऑफ होल, जो परफोरेटेड पाइप यूज करेंगे that should be greater than 1 point, that should be greater than 1 point, that should be greater than 1.2। ठीक है। अब जैसे देखिएगा, अगर मैंने बोला आपको
अगर फ्लो के डायरेक्शन में अपर्चर क्या होता है, करता है। ये आपका पाइप है, सर्कुलर या स्लॉटेड दोनों हो सकता है हमारा। यहाँ पार्टिकल साइज सबसे छोटा, यहाँ उससे बड़ा, है ना। क्लियर है, चलिए अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट। एक और इसका हमारा क्या बोलता है स्टेटमेंट, ये बोलता है क्या कि अगर आपका स्लॉटेड ओपनिंग्स है, कैसा ओपनिंग है, स्लॉटेड ओपनिंग्स है, उस केस में D85 जो फिल्टर होगा हमारा अपॉन अपॉन विड्थ ऑफ स्लॉट, ये आपका 1.4 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? टू प्रिवेंट वॉशिंग ऑफ फिल्टर, टू प्रिवेंट वॉशिंग ऑफ फिल्टर, ठीक है ना। और ये जो आपका है ये किसके लिए है, ये सर्कुलर के लिए, है ना, इसके लिए, सर्कुलर के लिए। और ये किसके लिए हमारा, टू प्रिवेंट वॉशिंग ऑफ फिल्टर। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रेफरेबली हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेबली क्या करते हैं हम लोग, प्रेफरेबली क्या करते हैं हम लोग कि D85 filter upon size of opening, whether it's width of slot or diameter of the circular opening, इसका जो वैल्यू होता है हमारा, ये 2.0 से क्या रखते हैं, कम रखते हैं। किसके लिए, सर्कुलर के लिए भी, और साथ साथ किसके लिए, डॉटेड के लिए, है ना। मैं डब्बे में कर दूं, चलिए। सो वी कैन से दैट व्हाट, वी कैन से दैट जो ग्रेन साइज कर्व जो फिल्टर होता है हमारा, वो रफली पैरेलल होना चाहिए बेस मटेरियल से। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया हूँ, है ना। नंबर पॉइंट्स हो गई है। फिफ्थ, सिक्स देखिए, सिक्स क्या बोलता है हमारा, अवॉइड सेग्रीगेशन, और अवॉइड सेग्रीगेशन, है ना। सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए आपका फिल्टर, जो आपका ऑप्शंस था फर्स्ट, फिल्टर शुड नॉट कंटेन पार्टिकल्स ऑफ साइज, पार्टिकल ऑफ साइज लेयर ग्रेटर देन 75 mm, है ना। और ध्यान रखिएगा जो थिकनेस होता है हमारा, एंड एरिया ऑफ द फिल्टर, द थिकनेस एंड एरिया ऑफ द, जो थिकनेस और एरिया ऑफ द फिल्टर है, दैट शुड बी सफिशिएंट टू कैरी द सीपेज डिस्चार्ज सेफली, डिस्चार्ज सेफली, है ना। और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका फिल्टर लोडेड फिल्टर है, ठीक है ना, फिल्टर कैसा है, अगर आपका फिल्टर लोडेड फिल्टर है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका फिल्टर क्या है, लोडेड फिल्टर की तरह काम कर रहा है, इसकी तरह लोडेड फिल्टर की तरह काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस केस में जो टी फिल्टर का जो टोटल थिकनेस होता है हमारा,
वो आपका क्या होना चाहिए, मोर एनफ होना चाहिए कि वो आपका एडिक्वेट वेट प्रोवाइड करे, मोर एनफ टू प्रोवाइड एडिक्वेट वेट, मोर एनफ टू प्रोवाइड एडिक्वेट वेट, है ना। साथ साथ फॉर प्रॉपर वर्किंग द फिल्टर मटेरियल शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ द फाइंस पासिंग 25 माइक्रोन सीव, ये तो मैंने बता चुका है पहले ही, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर आपका उसका ए था, क्लियर है ना। साथ साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, देखिएगा ध्यान से, कुछ मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आपका जो D15 फिल्टर अपॉन D15 बेस मटेरियल जो हमारा है, वो क्या है आपका, वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका 50 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी 5 से कम होना चाहिए, शुड बी लेस देन 5, शुड बी लेस देन 5। अब ये 5 जो हमारा ये क्या बोलता है, दिस दिस रेशियो गवर्न्स अपर लिमिट टू द अपर लिमिट टू द ग्रेन साइज ऑफ फिल्टर मटेरियल, जैसे अपर लिमिट है ग्रेन साइज ऑफ फिल्टर मटेरियल, ठीक है। और साथ साथ it ensures no significant invasion of particles, invasion of particles from the protected soil to the filter, to the filter, to the filter invasion, it ensures no significant, क्या बोलता है हमारा कि आपका प्रोटेक्ट जो सॉइल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका पार्टिकल्स फिल्टर से क्या हो जाए हमारा, पास नहीं कर जाए along the flow. So we can say that it ensures no significant invasion of the particles from the protected soil to the filter to take place. Take. नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं क्या कि जो आपका D50 फिल्टर है हमारा, दैट्स डिवाइडेड बाय D15 बेस, ये हमारा 4 से ज़्यादा होना चाहिए और 25 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये 4 से क्यों ज़्यादा होना चाहिए, ये इंश्योर करता है कि सफिशियंट हेड लॉस हमारा, सफिशियंट हेड हमारा लॉस हो जाए वाइल फ्लोइंग थ्रू द फिल्टर्स, और वाइल द दिस सफिशियंट हेड बीइंग लॉस्ट, आपका सीपेज प्रेशर जो है हमारा वो बिल्टअप नहीं होना चाहिए। सो वी कैन से दैट इट इंश्योर्स, it ensures that significant head is lost, कि जब सिग्निफिकेंट हेड लॉस होगा तो रेसिडुअल प्रेशर कम रहेगा, जिसके कारण अपलिफ्ट का चांसेस कम रहेगा। हेड इज लॉस्ट इन फ्लो थ्रू द फिल्टर्स, थ्रू द फिल्टर्स विदाउट ए buildup of seepage pressure, buildup of seepage pressure, without a buildup of seepage pressures। और आपका एक और होता है हमारा D50 फिल्टर अपॉन D50 बेस, दैट्स लेस देन 25, दैट्स ये 20 होगा, ठीक है ना, दैट्स लेस देन 25। तो ये जो आपका होता है हमारा, इसका जो 25 है 20 है, सो दिस गवर्न्स द so we can say that this governs the filter grading characteristics of the soil। तो एक तरह से uh, so this we can say that this also
governs the lower limit of the size of the filter material, lower limit of the size of the filter material, filter material, got it। सो जो ग्रेडेड फिल्टर होता है आपका, एक तरह से क्या होता है आपका, जो ग्रेडेड फिल्टर होता है, क्या हमारा ग्रेडेड फिल्टर, इसको हम लोग ग्रेडेड फिल्टर को क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रेडेड फिल्टर को हम लोग इन्वर्टेड फिल्टर भी बोलते हैं, है ना। साथ साथ मल्टी लेयर्ड फिल्टर भी बोलते हैं, है ना। ये भी बोलते हैं हम लोग, क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट है फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सीयू है। और सीयू एक तरह से क्या है, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है, शेप पैरामीटर्स है, एंड इट इज एक्सप्रेस क्वालिटेटिवली नॉट क्वांटिटेटिवली। so this is what is qualitative value of uniformity of soil, value of uniformity of soil, and it's equal to d60 upon d10, d60 upon d10। सो सी यू जो होता है हमारा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, और सी सी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3 होता है। कोई कोई बुक बोलता है कि विदाउट इक्वल टू हो, बट वी विल टेक इक्वल टू, ठीक है ना। सो ये क्या होगा हमारा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल क्या होगा हमारा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा हमारा, ठीक है ना। सो बेसिकली वी कैन से दैट लार्जर द वैल्यू ऑफ, so we can say that larger the value of larger the value of Cu, more is the range of particles, more is the range of particles। आंसर क्या आएगा, 4, more is the range of particles, क्लियर है ना। और साथ साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका वही, अगर बात करता हूँ सैंड का, सैंड के लिए सी यू जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 6, और सी सी जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर डी स्क्वायर 30 अपॉन डी 60 इंटू डी 10, वो होता है लेस देन इक्वल टू 3, सेम। अगर आपका सी यू, अगर आपका सी यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, अगर आपका सी यू लेस देन 2 होगा, तो वो सॉइल कैसा होता है, फॉर्म सॉइल। और परफेक्टली यूनिफॉर्म के लिए इज इक्वल टू। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा द स्लोप ऑफ ई लॉग टी कर्व फॉर ए सॉइल मास गिव्स, स्लोप ऑफ ई कर्व। तब सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर मैं वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमपी की बात, एमवी की बात करूंगा, तो जो एमवी होता है हमारा, वो क्या होता है, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी नॉट रेशियो ऑफ द चेंजिंग वॉल्यूम अपॉन करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस। सो एक तरह से एमवी जो है, सॉइल मैकेनिक्स में जो आप पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस और फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसका क्या है हमारा अपोजिट है, इनवर्स है। मॉडुलस इनवर्स क्या है हमारा, इनवर्स है हमारा, तो सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो आपका ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है ना। बी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हमारा वो होता है हमारा के अपॉन गामा डब्ल्यू एम वी, के इज इक्वल टू सी, गामा डब्ल्यू एम वी सी वी, है ना, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आपको पता है कि वन डायमेंशनल तेरजाकी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सी वी डेल स्क्वायर यू अपॉन डी जेड स्क्वायर दैट्स इक्वल टू एक्सेस पर वाटर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिसिपेशन,
क्लियर है ना, यही होता है हमारा, यही होता है हमारा ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो है हमारा, ये क्या है, वन डी कंसोलिडेशन है, क्या है हमारा, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन है हमारा, क्या है हमारा, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन है हमारा। तो एक तरह से ये जो हमारा है, ये व्हाट इज दिस गिव्स distribution of hydrostatic excess pressure with depth z and t. It gives distribution of hydrostatic excess pore water pressure with depth z and time t. Depth z and time t. तो b भी नहीं है। अब आते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, सो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है हमारा सीसी, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा इंक्रीजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, इंक्रीजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस जो यहाँ दिया हुआ है आपका ई लॉग्स ई, है ना। ओहो, माइनस इंक्रीजिंग वाइड रेशियो, sorry, decreasing wide ratio, that's why you using minus sign, log 10 increasing effective stress, है ना। so that's equal to log 10 sigma dash upon sigma नॉट। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ मैं, अगर मैं बात करूँ, ये आपका ई है, और ये क्या है आपका log डैश, ये आपका log सिग्मा डैश, और ये क्या है आपका सिग्मा डैश मतलब, और ये क्या आपका डीई है, और एक तरह से ये डेल्टा सिग्मा डैश कर दो, है ना। log सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन देंगे, सिग्मा वन हमारा है, सिग्मा नॉट मानो इनिशियल, है ना। इसका जो स्लोप है हमारा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सी सी। क्या बोलते हैं स्लोप, इसके स्लोप को बोलते हैं हम लोग सी सी, है ना। सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स। तो बेसिकली देखिएगा ध्यान से, जो सी सी होता है आपका, दैट्स इक्वल टू 0.009 वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट -10, इसके लिए होता है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए होता है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल के लिए। सो वी कैन से दैट कि वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट अगर बढ़ा रहे हैं, तो आपका कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल भी क्या होगा, बढ़ेगा। सी सी इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस, ये क्या होता है हमारा, 10 होता है किसके लिए, रिमोल्डेड सॉइल के लिए, किसके लिए होता है हमारा, फॉर रीमोल्डेड सॉइल, है ना। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान रखिएगा, एक टर्म होता है एवी, को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इसमें हमारा लॉग नहीं नीचे लगा रहता है ना, ये चेंज करता है। तो दैट्स इक्वल टू 0.435 cc अपॉन sigma dash a, sigma dash a. What is this sigma dash a? This sigma dash a is the average pressure in yeah, average pressure increment, average pressure
इंक्रीमेंट एवरेज प्रेशर एंड और परमेबिलिटी जो होता है हमारा वो डार्सी लॉ पे बेस्ड है जो बोलता है Q इज इक्वल टू के आई ए मतलब discharge through the soil is directly proportional to the head loss and cross sectional area inversely proportional to the length of the sample between which the flow takes place and along its direction. So Q is proportional to what we say Q is proportional to HL upon L into A. So this is what I hydraulic gradient. It's constant for a given soil. So this Q is equal to KIA and this K is what constant. This K is what constant and this is what this is known as permeability. Known as permeability. Okay. So its answer is what? So its answer is what? Answer C. Compression index. Got it? There is what? Compression index. Now let's see here 9 questions have been discussed here. Okay. Thank you. So I hope आपने एंजॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ चीजें एडिशनल सीखने को मिली होगी while discussing the questions that have been asked in this the concerned examinations. So next sessions में हम लोग आएंगे अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लेके तो तब तक के लिए नमस्कार एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे थैंक यू